बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका मेज़बान फवाद मुनीर मुगल, एडवोकेट हाई कोर्ट। नाजरीन, आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है अपने आज के मेहमान ख्वाजा नैयर, एडवोकेट हाई कोर्ट को। नाजरीन, आज हमारा मौजू है वकील की कहानी, वकील की ज़ुबानी। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आज के मेहमान ख्वाजा नैयर साहब से और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वाह, स्पेशल टीवी आपको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद कहता है, आप तशरीफ़ लाए। मेरे लिए ये एजाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, मैं चाहूँगा कि आप वकालत के पेशे से मुंसलिक हैं, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको वकालत में कितना अरसा हो गया है? मुझे तकरीबन 20 साल पेशा वकालत में से हो गए। अच्छा, तो आप वकालत में अपनी मर्जी से आए थे, अपने पेरेंट्स की कहने पे आए थे, या एक्सीडेंटली हादसाती तौर पे आपने वकालत के पेशे को ज्वाइन किया था? एक्सीडेंटली मैंने प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी ज्वाइन किया था। क्या वो उस वक़्त के क्या हालात थे कि आप जो थे आपको इस तरफ आना पड़ा? वाला साहब की ख्वाहिश थी कि प्रोफेशन में हूँ, तो इस वजह से वो ख्वाहिश पूरी करते करते वकालत में गुम हो गए। मगर ये हादसाती तौर पे तो नहीं हो सकता, ये तो फिर आपने अपने वाले साहब की जो है उनके हुक्म को माना है ना। तो ये एक्सीडेंटली तो होता है कि आप करना कुछ जाते हैं और हो कुछ जाता है। एग्जैक्टली, मैं जिस तरह आम पाकिस्तानी का व्यू होता है, उसने फ्लाई करना है या कोई बिजनेस करना है, मेरा भी यही माइंडसेट था। मगर अल्टीमेटली जहाँ पे बंदे की फेट होती है वहीं पर फॉल कर जाता है। इधर वे मैं प्रोफेशन में हूँ। ठीक है, तो क्या ख्वाजा साहब आप वकालत के इस प्रोफेशन से मुतमईन हैं? इस बारे में ज़रा डिटेल से बताएं। अगर मुतमईन हैं तो वो भी बताएं, अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं है? सबसे पहली बात इसमें मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ना सिर्फ पेशा वकालत बल्कि कोई भी प्रोफेशन हो, जिसको आप जी जान से करें वो आपका हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि किसी भी प्रोफेशन में, ख़ास वकालत ही क्यों ना हो या कोई और भी प्रोफेशन हो, डिफ़िकल्टीज़ हर जगह आती हैं। हमारे प्रोफेशन में जो सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ कबाहत है कि बीइंग लॉ ग्रेजुएट जब हम प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं तो हमारा इस्तकबाल करते हैं मुंशी साहिबान, जो यानी कि मैट्रिक से बिलो इनकी मोस्टली एजुकेशन होती है, सारा कुछ ही हो, मगर वो यानी कि वकला के जो मुंशी होते हैं उनकी बात आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उन्हीं की बात कर। ठीक है। और इसमें वो चूँकि कम इल्म भी होते हैं और उनको सेंस ऑफ सुपीरियरिटी अपने अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से वो स्नैप करते हैं। और हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में जितना डिप्रेशन या अग्रेशन या नेगेटिविटी है, इसके पीछे जो रूए रवा हैं वो माजरत के साथ बेशतर मुंशी साहिबान का मजाज है, जो आने वाले वकला को मिसगाइड करते हैं, जिसके नतीजे में डिफरेंट किस्म के इवेंट्स होते हैं। लिहाजा वो जहालत उस वक्त तक उस नए आने वाले, मैं ये इसके साथ पूछना चाहूँगा, क्या मिसगाइड करते हैं मुंशी हजरात जो है? उनका काम तो है कि कॉज लिस्ट को देखना, फोटोकॉपियाँ करवाना, जज साहब की कोर्ट में जाके जो फैसला जात हुए हैं उनकी कॉपी बनवाना, जो इस तरह के उनके काम हैं। वकालतनामे जो है उनको भरना, उस सारा मतलब काम जो होता है वो मुंशी के स्पुर्द होता है। तो उसमें जो आपने नेगेटिविटी की बात की है कि न्यू एंटर्स जो हैं वो उनको वो आपने बताया कि मिसगाइड करते हैं, वो क्या मिसगाइडेंस है? और दूसरा ये बताएं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक जो वकील है वो अपनी 17 साल तालीम हासिल करने के बाद वो पंजाब बार कौंसिल से लाइसेंस लेके जब वो फील्ड में आता है, तो वो क्या इतना कम ज़र्फ है, इतना कम इल्म है कि वो मुंशी के हथे चढ़ जाता है? उसका अपना शऊर, उसकी अकल, उसका इल्म वो कहाँ पे है? वो खामोश हो जाती है वक़्त के साथ। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। आप 10 करोड़ रुपए की गाड़ी ले लें, उसमें आज की डेट में 250 रुपये का 1 लीटर फ्यूल ना डलवाएं, वो नहीं चलेगी। बेसिकली मुंशी साहब जो होते हैं, वो सीनियर जो होते हैं, वो आपस का उनका एक इंटर रिलेशन होता है। और जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट जो फील्ड को ज्वाइन करता है वो कभी इधर होता है कभी उधर होता है। जो प्राइमरीली इसमें जो रीज़न फॉल करती है भाईजान, वो ये है कि उसको अर्न नहीं करने दिया जाता। वो सीखने की जो सलाहियत है वो तो अल्लाह ताला ने खुदा दाद सलाहियत है,
अगर एक बच्चा 17 साल की तालीम हासिल करके आया है तो उसका इम्तिहान किसी और ने तो नहीं दिया, वो तो खुद एग्ज़ाम पास करके वहाँ तक पहुँचा है, उसको अच्छे बुरे का पता है। अगर वो उसको मिसगाइड किया जा रहा है तो वो क्या एक ऐसे हालात हैं कि वो जो मिसगाइड करता है, क्या नए वकला की अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है, उनको पता ही नहीं कि ये रास्ता गलत है या सही है। इसमें आप ये चीज़ को थोड़ा इवेल्युएट करने की कोशिश करें कि कोई भी बंदा प्रोफेशन में जो नया आता है वो बेसिकली एक सीनियर काउंसिल और एक कोर्ट क्लर्क जो होता है उसके दरमियान वो खेल रहा होता है। काम उससे सारे लिए जाते हैं मेजॉरिटी में, मगर पे उसे कुछ नहीं किया जाता। इसको आप एक और एंगल से भी देखें, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो नया वकील मार्केट में आता है वो जब किसी सीनियर के साथ एसोसिएट बनता है जी जी, तो उसको सीनियर जो हैं वो कोई पेमेंट नहीं करते, मोस्टली कोई फीस नहीं देते, उसके बस उसको कहते हैं कि तुम मुंशी के साथ अटैच हो जाओ और काम को सीखो, जिसको हम कहते हैं कि जिन्हें जुतियां नहीं कसाइयां उन्होंने वकालत नहीं आती। ये वाली बात आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ। कहने का मकसद सिर्फ फवाद साहब ये है, तो ये तो फिर ख्वाजा साहब इस प्रोफेशन का तकाजा हुआ ना कि अगर आपको मुंशी सिखा रहा है, उन जो सीनियर वकील का मुंशी है और वो आप उसके साथ लगा दिया गया है, सर को भी पता है, सीनियर लॉयर को भी ये बात पता है कि यार इन्हू सारा काम आंदा है, जी जी, तो क्या उन्होंने ठीक नहीं किया कि आपको उसके साथ भेज दिया है जिन्हों तलबाना भी पता है, जिन नोटिस का भी पता है, जिन्हों कापियां बनानियां भी आंदियां ने, जिन्हों डेट लैनी भी आंदी है, ठीक है, उन्होंने सारा आर्ट आंदा है कि एडवोकेसी है की, तो फिर तो ये बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये बात तो फिर इसमें तो कोई हमें जो है इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मैं आपको ये अर्ज कर दूं, मैंने पहले मिसाल दी है, बात के रिपीट हो जाती है, अनटिल और अनलेस कोई बंदा अगर कोई काम करता है उसको उसके काम के मुताबिक अगर पे ना किया जाए तो जब स्टोमिक एम्प्टी होता है तो फिर ब्रेन का वर्कआउट ख़त्म हो जाता है। जाहिर सी बात है, कोई बच्चा सुबह उठ के तैयार होकर काम पे आता है, 1 माह 2 माह 3 माह 4 माह 5 माह, साल 1.5 साल 2 साल, वो जब भी जाता है वो रोज़ाना घर से अगर पैसे लेके जाता है तो उन्होंने कहा बेटा जी तुझे पढ़ाया लिखा है, तू कर क्या रहा है, जाके जरा फिर इसको तो मैं थोड़ा सा हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़क्र और अफलास से उन्होंने पनाह मांगी है, दुआ मांगी है कि फ़क्र और अफलास से अल्लाह ताला बचाए। जो आप बात कर रहे हैं ना कि जब सीनियर उसे पे नहीं करता तो वो भूखा होता है, तो वो फिर उसको उसका ब्रेन काम नहीं करता। आप ये कहना चाह रहे हैं? इस बात को मैं एक्सटेंड करता हूँ थोड़ा सा। जी ठीक, देखें, बात को सिर्फ देखने और समझने की ज़रूरत है, जोर वाली बात है कोई नहीं। आपने डिफरेंट इवेंट सुने होंगे कि जिसमें अक्सर मुतनाज़ जगहों पे नाम लिख के वकला के या वो इस तरह की जो जिन जगहों का तनाज़ा होता है नाम लिखे जाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, अदालतों में होती हैं, ये लिखा होता है कि इसका केस अदालत में चल रहा है ना या ये फलाने वकील की जगह है, मतलब वो बोर्ड लग जाता है ना, एक बोर्ड कई जगहों, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अल्लाह ताला माफ़ करे, जो मैंने असेस किया, एक वक्त था कि महीने के 2 से 3 वकला जो हैं वो बेचारे मारे जाते थे। वजह इसके पीछे एक ही है, उनको पड़ता है ताना। जब घर से अर्न करने के लिए जो अर्न कर, भाई आप क्या कर रहे हो, कमा क्यों नहीं रहे, तो वो फिर उनको ऐसे कामों में कुछ लोग गुम हो जाते हैं जो गैर कानूनी होते हैं, जो उनको ठीक हो गया। इसका मतलब ये है ख्वाजा साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो वकील डी रेल हो जाते हैं, यंगस्टर जो होते हैं, जी, ये मुंशियों के हथे चढ़ जाते हैं, ये इलेक्शन कैंपेन्स जो हमारी चल रही होती हैं उधर सीनियर्स उनको कुछ पैसों के ऊपर, मतलब कुछ उधर वो पैसे देने लग जाते हैं कि अगर आप ये कैंपेन करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो यानी कि असल चीज़ ये है कि फिर इसके अंदर जो रोल है, जो मेजर रोल है, वो तो फिर हमारी पंजाब बार काउंसिल का रोल नहीं है कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके लिए एडवाइजरियाँ, उनको कम से कम एक ऐसी एडवाइजरी पंजाब बार काउंसिल लेके दे जिससे उनका कम से कम बाइक का जो पेट्रोल है या डेली का जो कोई चाय पानी का खर्चा है वो तो निकल सके और उनके अंदर से मायूसी जो है वो दूर हो। ये पंजाब बार काउंसिल को मेरा ख्याल है इसमें रोल अदा करना चाहिए। सर, इसमें हम बड़े सगीर के रहने वाले हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में वकला का सेटअप एक ही है तकरीबन।
क्योंकि ये जितना भी कॉरपोरेट लॉ सब कॉन्टिनेंट में इंट्रोड्यूस हुआ, ये इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत इंट्रोड्यूस हुआ, मजाज भी तकरीबन सेम है। कहने का मकसद फवाद साहब इसमें ये है कि ये जो जिस तरह इनकी लाइबिलिटी है सेक्शन 9 में पंजाब बार काउंसिल की, सेक्शन 13 में पाकिस्तान बार काउंसिल की, लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1973, ये सिर्फ एनेक्टमेंट है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। दर हकीकत दो पहलू हैं। पहला, क्लाइंट जब अदालतों में आता है तो वो कहता है कि मुझे मेरे हक में फैसला चाहिए, ये माइंड बना के आता है कोर्स में, ये मेजॉरिटी का माइंड ये होता है, ठीक है, कि हमने फैसला अपने हक में लेना है कि बस फैसला लै दो। वकील दे कोल जो आंदा है क्लाइंट तो आके कहता जी ए फैसला साडे हक च किवें होना है, दस दो कितने लगेंगे, कितने लगेंगे, ठीक होगी बात। फिर उसके बाद वकील की फीस नहीं होती उसके पास, इसको देने उसको देने, लंबी कहानी है, जिसको जितने देने सब अवेलेबल। ये तो फिर आप गलत बात कर रहे हैं, तो जुडिशरी के ऊपर जो है ये क्वेश्चन मार्क आप लगा रहे हैं कि वो कितने लगेंगे। वो सर मेरी अर्ज सुन रहे हैं, किसी पे कोई एलिगेशन नहीं एलिज कर रहा मैं, एक चीज होती है, उसने आके कहा कि फैसला मेरे हक में चाहिए, फैसला हो या ना हो, क्लाइंट ने जब आना है, साइल ने जब आना है, तो वकील को यही कहना है, वकील को ये फैसला मेरे हक से करा दो, जैसे मर्जी करा दो, वगैरह वगैरह जो भी सेटअप उसमें लगता जो ये ठीक है जी, ठीक है। दूसरी बात उसमें ये है कि वो ये देखता है कि इन्फ्लुएंशियल कौन है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं मोस्टली कैबिनेट मेंबर या बार काउंसिल के मेंबर, जिनके सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी से सिचुएशन डिविएट हो जाती है, केस की नेचर चेंज हो जाती है, सारे। अच्छा, मैं आपकी इस बात से ख्वाजा साहब एग्री नहीं करता। अगर आप ये बात पावर ऑफ अटॉर्नी वाली कर भी रहे हैं कि चेहरा शनासाई हो गई, सीनियर वकील हो गया, बार का सदर हो गया, पंजाब बार काउंसिल का मेंबर हो गया, मेरा ख्याल है कि वो कितने को केसेस में एक बंदा दिन में पेश हो सकता है। 15 लाख केसेस की पेंडेंसी हमारी चल रही है, तो किसी हद तक तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। बस यूँ क्योंकि एक ये हमारे ट्रेंड बन चुका है इस बात का, जी बार दा सदर कर लो, मैं तो इससे एग्री नहीं करता। बाकी जितनी हमारी 30,000 की बार है, तो वो भी अपने केसेस जो है वो जीत रही हैं, केस विन कर रही हैं, रिलीफ ग्रांट हो रहा है, हाई कोर्ट से हो रहा है, सिविल कोर्ट से हो रहा है। तो आप ये किस तरह कह रहे हैं कि जी ये जो चेहरा शनासाई है और वकालतनामे की जो सियासत है उससे ही सिर्फ रिलीफ मिलता है? नहीं, सियासत की बात नहीं कर रहा मैं। एक चीज होती है कि कोई जैसे कोई रिनाउंड लॉ चैम्बर होता है, वो तो अपनी कॉम्पिटेंसी की बेस के ऊपर फिर आप हायर करते हैं ना। उन्होंने रिनाउंड लॉ चैम्बर की जो आप बात कर रहे हैं, आप देख रहे होते हैं कि मेरा एक टेक्सटाइल मिल है, एग्जांपल ले लेते हैं ना, एक टेक्सटाइल मिल है, उसने 5 अरब का कर्जा बैंक से लिया हुआ है, तो जाहिर है जब वो कर्जा री रोल करवाना है या उसने मतलब उसकी इंस्टॉलमेंट्स को अदा नहीं किया तो वो उसकी ऑक्शन रुकवाना चाहता है, तो ये यही चाहेगा यार मैं 2 करोड़ रुपया दे के कोई अच्छा लॉयर कर ला जेड़ा मेरा केस सही तरीके नाल अदालत विच प्लीड कर सके, आर्ग्यू कर सके। वो तो इस हद तक तो मैं मान सकता हूँ। मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ ना, आप एक डिफरेंट माइंडसेट से मेरी गुजारिशात को ले रहे हैं, ये आपका बुनियादी हक भी है और इंडिपेंडेंस भी है, मगर अगर मैंने 20 साल अगर बाहर में काम किया तो मैंने खला में तो काम नहीं किया। जो चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं, यानी कि जो चीज़ें आपने देखी हैं वो बयान कर रहे हैं कि ऐसे होता है। इसके अलावा मैं आपको नहीं, आप ये कंफर्म कर दें कि ऐसे होता है, आप ये कह रहे हैं। अगर कोई इस बात से इनकार करता है कि ऐसे नहीं होता तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। ठीक है। मैं इसके अलावा आपको ये भी बता दूं, अगले प्रोग्राम में मेरा ख्याल है कि मैं किसी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के किसी ओहदेदार को दावत दूं, बिल्कुल दें, या जो हमारे मेंबर पंजाब बार काउंसिल में तकरीबन 75 के करीब हैं वो पूरे पंजाब में, उनमें से किसी को बुलाऊं यहाँ पे मैं ऐड और एक कुर्सी मैं उनकी लगवाऊं और एक आपकी लगवाऊं, तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम का फिर सही मुझे मजा आएगा। फवाद साहब 75 मेंबर पंजाब बार काउंसिल के हैं, सबको बुला लें और मेरी बातों से बार के मेजॉरिटी मेंबर जो है मुत्तफिक होते हैं। अगर कोई इख्तलाफ भी करता है तो धीमे लहजे में ये ज़रूर कहता है कि ख़ाय साहब आप कह ठीक रहे हैं मगर हम मजबूर हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ऐड कर देता हूँ, जब मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया 8 अक्टूबर 2003 को, तो
2005 में एक लॉ रिफॉर्म सजेस्ट हुई सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। उसका मफहूम ये था कि लाहौर हाई कोर्ट के लाइसेंस की मुद्दत बढ़ाकर 2 से 5 साल कर दीजिए और सुप्रीम कोर्ट की 10 से 15 साल कर दीजिए। उसकी रिबटल में लाहौर बार में 10 नहीं, ये जो आप बता रहे हैं इधर ये बता दें कि जो लाहौर हाई कोर्ट का लाइसेंस आप बता रहे हैं कि 2 से 5 साल कर दी जाए, यानी कि 5 साल बाद आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस मिलेगा जी प्रैक्टिस करने के। जी, 5 साल पहले आप सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करें। जी मैं उस पर आपको डिटेल देन यू आर अपीयर इन हाई कोर्ट विद इन ये कह रहे हैं। मैं आपको कंप्लीट ब्रीफ कर देता हूँ सर। जी ठीक है। हाई कोर्ट का लाइसेंस 2 साल से बढ़ा के 5 साल, सुप्रीम कोर्ट का 10 साल से बढ़ा के 15 साल कर दिया जाए। लाहौर बार में डिफरेंट रेजोल्यूशन हुए। एक रेजोल्यूशन मैंने किया था, 300+ वकला सिग्नेटरी थे उसका कंटेंट ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की डिग्री क्वालिफिकेशन है BA LLB और हम लॉ ग्रेजुएट की डिग्री क्वालिफिकेशन है BA LLB। जिस तरह PMDC डॉक्टर्स को लाइसेंस जारी करती है, PEC इंजीनियर्स को करती है, इसी तरह वकला को भी पाकिस्तान बार काउंसिल लाइसेंस जारी करे। रेजोल्यूशन पेश हुआ, चौधरी नईम मरहूम सदर थे, मेरे उस्ताद भी थे, फोत हो गए, अल्लाह मगफरत फरमाए। हाउस हुआ लाहौर बार का, यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास हो गई। उसके बाद लाहौर बार की कैबिनेट ने उसी को ठप दिया। फिर मैंने पंजाब बार काउंसिल एप्लीकेशन दी कि इसको एंटरटेन किया जाए, सेक्शन 9 के तहत इस पर लॉ रिफॉर्म सजेस्ट करके फॉरवर्ड करें। पंजाब बार काउंसिल ने भी कुछ नहीं किया। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल चला गया सेक्शन 13 के तहत, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर मैं सेनेट में चला गया। सेनेट की रिसेप्शन पे डायरी रजिस्टर आया, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रिसीव की, 2007 की बात है, डायरी नंबर 38 है। उसके बाद आज तक उन्होंने उस पर कुछ नहीं किया। अल्टीमेटली मैंने थक के सिविल सूट दायर किया अगेंस्ट पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, लाहौर बार एसोसिएशन एक्सेट्रा, डिफेंडेंट्स एक्स पार्टी, दावा खारिज। उसका कंटेंट ये था कि मेरी जो एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं पंजाब बार काउंसिल में और पाकिस्तान बार काउंसिल में, उनको डिसाइड करें। जी ठीक है। उसके बाद अपील हुई, रिस्पोंडेंट एक्स पार्टी अपील खारिज, उधर गए हाई कोर्ट, उधर भी खारिज। CP पड़ी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसका नंबर है 2345 ऑफ 2018, ख्वाजा यूनिवर्सिटी पाकिस्तान बार काउंसिल होगा। ठीक है। इस पूरे प्रोसीजर में 19 साल हो गए, सुन कोई नहीं रहा, लॉ सामने पड़ा, पढ़ सारे रहे हैं, अगर कोई अमल नहीं कर रहा तो इस पर एक वकील जब बजाते खुद वो रिलीफ नहीं ले सकता वकला के मामले पे, तो ये फिर कैसे वकला हैं, कैसी अदालतें हैं, कैसा सिस्टम है? इसके ऊपर ख्वाजा साहब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है? हरगिज नहीं। एक वकील बजाते खुद अपनी कहानी सुना रहा है कि मुझे 19 साल हो गए इस अपनी एप्लीकेशन को आपने जो ली हुई है और वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, अभी तक आपकी बारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, सेनेट में भी पेंडिंग है। तो फिर आम बंदा कैसे रिलीफ ले सकता है अगर एक वकील नहीं ले सकता? सर देखें, जरूरी नहीं कि अगर आप हक पे भी हों तो आप जोर लगाएं। ये लाहौर बार पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, तो इसका एक कंटेंट है। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं मुसल्लत हो जाऊं, आप क्यों नहीं कर रहे? एक वक्त आएगा मेरी जिंदगी में आए वेल एंड गुड, ना आए बाद में आ जाए वेल एंड गुड, मगर एक डॉक्यूमेंट अपनी जगह पे प्रिवेल करता है, उसका फायदा क्या होगा मेरा भाई? नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नैयर एडवोकेट साहब और हमारे प्रोग्राम का मौजू है एक कहानी वकील की जुबानी। एक ब्रेक के बाद यहीं से दोबारा ख्वाजा नैयर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नैयर साहब और हमारा प्रोग्राम है एक कहानी वकील की ज़ुबानी। ख्वाजा नैयर साहब, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि आपकी एक पटिशन गुज़िश्ता 19 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो क्या वजह है? मैं बता दूं, बतौर वकील आप जो है, इस बात का मुझे पहले जवाब दें कि आप इंसाफ की बात कर रहे थे कि यहाँ पे इंसाफ जो है वो चेहरे देख के मिलता है। वकालतनामे जो है वो बार काउंसिल्स के जाते हैं या कैबिनेट के जो अरकान होते हैं, तो आप उधर की बात कर रहे हैं। तो मेरा इख्तलाफ ये है कि वो वकील बजाते खुद इंसाफ नहीं ले सकता, तो अवाम को इंसाफ कैसे मिल जाता है? देखें, मैं जो पहले बात हो रही थी, मैं चाहूंगा कि मैं उसको कंक्लूड कर लूं। जी जरूर। सुप्रीम कोर्ट में CP पेंडिंग है और सेनेट में एप्लीकेशन पेंडिंग है। ठीक है। सुन मेरी कोई नहीं रहा। उसका मफहूम क्या है? उसका मफहूम ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल वकला को लाइसेंस जारी करे रादर देन प्रोविंशियल बार काउंसिल्स। पहली बात अमेंडमेंट करवानी पड़ेगी ना, लेजिस्लेशन होगी ना, वो जो अभी तक सेक्शन 2 क्लास D कंडक्ट ऑफ इलेक्शन लॉ 2002
ठीक है, वी फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ टेक्नोक्रेट्स। और उसमें सेनेट रूल्स 1988 चैप्टर 15 लॉ रिफॉर्म्स कमेटी है, उसमें एक्सप्लेनेशन का मौका अगर मुझे मिल जाए तो मैं उनको वजाहत दे दूंगा ये मामला कैसे, मगर ये अभी तक नहीं हो सका। कोई बात नहीं। इंडिया में 1953 में लॉ रिफॉर्म कमेटी बनी, 1961 में उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी, और एडवोकेट एक्ट 1961 पार्लियामेंट ने इंडिया की पास किया। उसका सेक्शन 30 रेलिवेंट है। उसके मुताबिक जिस वकील को वो लाइसेंस जारी करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया समेत पूरी इंडिया की किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल में बगैर मुद्दत की पाबंदी के वकालत कर सकता है। यानी कि जिस दिन ओपन फॉर ऑल उसको LLB पार्ट 3 का रिजल्ट कार्ड मिलता है, लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस मिलता नहीं, उसको कार्ड मिलता है, वो जाके अपना लाइसेंस अप्लाई करता है पंजाब बार काउंसिल में, नहीं उधर की बार काउंसिल और स्टेट बार काउंसिल, उधर की बार की ही बात कर रहा हूँ कि जब उसे लाइसेंस मिल जाता है, 5 दिन लगे 10 दिन लगे, तो उसके बाद वो चाहे सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब कहने का मकसद ये है, लेकिन यहाँ पे ये प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पे तो 2 साल की कदगन है, फिर 10 साल की कदगन है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और उसके साथ रिपोर्टेड जजमेंट्स भी हैं अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना है। और फिटनेस सर्टिफिकेट है, वो भी देना बड़ा जरूरी है लेना। बात ये है कि अंग्रेज तो चले गए इधर से, मगर वो माइंडसेट इधर छोड़ गए। तो यहाँ पे बहुत से ब्राउन इंग्लिश लोग मौजूद हैं जो खुद को अभी तक नौबादियाती समझते हैं, अभी भी उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं जब बग्गियों पे जस्टिस साहबान अदालतें कंडक्ट कराने आते हैं। जी ठीक है। 31 मार्च 1919 का लाहौर हाई कोर्ट का लेटर्स पेटेंट है, और 1292 का एडवर्ड 1 का बरतानिया में ऑर्डिनेंस है। ठीक है। जो लाहौर हाई कोर्ट का लेटर पेटेंट है उसकी क्लास 7 और 8 के तहत एजुकेशन डिटरमिन करना, लाइसेंस जारी करना अदालत का अख्तियार था। 1292 का जो एडवर्ड 1 का यूके में था ऑर्डिनेंस, उसके साथ ब्रिस्टर सोलिसिटर ब्रांचें बनी थी, और इसके अलावा अदालत के पास ही अख्तियार था, उधर भी सारा कुछ। मैं एक ही क्यूरी प्लेस करता हूँ, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ प्लेस करता हूँ, वेदर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर बार एसोसिएशंस। No reply no है ना इसका? No sir, these are bar associations. Likewise any other bar association in Pakistan, like मुरीद के बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन। आपने हाई कोर्ट की बात की कि बार एसोसिएशन की बात की? हाई कोर्ट सर प्लीज ये रिपीट कर दें, मुझे समझ नहीं आई थी। सर मैं अर्ज कर दूं। जी जी। क्वेश्चन, वेदर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर बार एसोसिएशंस? यस यस, थैंक यू वेरी मच। Justify the status of Pakistan Bar Council in the light of Section 68 of Legal Practitioner Act 1973. वो क्या है? 1879 के लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट की बाई प्रोडक्ट है प्रेजेंट लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1973. Now, in 1879, there was neither any bar council in subcontinent nor in UK. ठीक है। उधर बनी 1894 में, इधर बनी 1926 में। ठीक है। इसका स्टेटस शुरू में मेयर एडवाइजरी नेचर था, मगर कलेक्टिवली हम इधर ही आ जाते हैं सेक्शन 68 पे। 2005 में अमेंडमेंट हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट की रूल बनाने की पावर टर्मिनेट कर दी गई। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट रूल नहीं बना सकती वो क्लब, ठीक होगी बात। सेक्शन ये भी बताएं रूल कौन बना सकता है? पार्लियामेंट बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, ये है ना, ये एक्ट पार्लियामेंट है। ठीक है। अब वो जो है वो अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकती है। हाँ पार्लियामेंट कर सकती है, यानी कि जो हमारा एक्ट 1973 है जी जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट अब अमेंडमेंट नहीं, लेजिस्लेशन नहीं कर सकती। अमेंडमेंट वो अब भी ये ना सहारा लेते हैं रूल्स का। जी ठीक हो गया। अब इसको देखें, सेक्शन 21 को अगर आप देखते हैं लीगल प्रैक्टिशनर, उसमें क्लासेस ऑफ एडवोकेट्स हैं। सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एडवोकेट हाई कोर्ट, अदर एडवोकेट। जी ठीक हो गया। ख्वाजा साहब मैं ये पूछना चाहूँगा इसके साथ साथ कि ये बताएं कि जनवरी के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें मॉडल टाउन कोर्स को वहाँ पे मॉडल टाउन कोर्स बन जाती हैं, वहाँ पे सिविल जजेस बैठने लग जाते हैं, एडिशनल सेशन जजेस बैठते हैं, बाकायदा एडिशनल वहाँ पे नहीं बैठते, सिविल जजेस बैठते हैं और मजिस्ट्रेट बैठते हैं वहाँ पे मॉडल टाउन कोर्स में। जी जी। तो उसके बाद जो है वकला जो है एक लंबा सिलसिला हड़ताल का चलाते हैं, 90 रोज तक ये हड़ताल कंटिन्यूस चलती है कि मॉडल टाउन कोर्स जो है उनको क्यों इस्टेब्लिश किया गया। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन और कर देती है जिसमें बाकायदा तौर के ऊपर उसे तहसील डिक्लेयर कर दिया गया।
तो क्या वजह है कि ये पंजाब बार काउंसिल जो थी इसके ऊपर हड़ताल क्यों कर रही थी? क्या ये खुशाइन बात नहीं थी कि एक तहसील बन गई, जो वर्कलोड था वो तकसीम हो गया, उधर के जो लोग थे जो उस साइड पर रहते हैं उनके मुकदमात जो थे वो वहां पे सुने जाएंगे, उनको वहां से आना भी आसान, और जो है वो सारा अपनी इधर का भी जो वर्कलोड था वो तकसीम हो गया, उधर चला गया, मतलब आसानी पैदा हो गई। तो पंजाब बार काउंसिल ने इतनी लंबी हड़ताल किस मकसद के लिए की? ये मकसद क्या है? इतने मानूस सैयाद से हो गए, अगर रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। इसमें सूरत हाल ये है कि इस बात को नजरअंदाज करना कि हमारी लीडरशिप, बार लीडरशिप की मेजॉरिटी खुद मुलव्वस है इसमें। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं ये जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने नोटिफिकेशन जारी किया था मॉडल टाउन कोर्स का, ये उन्होंने बार के मशवरे से किया था या कॉन्स्पायरेसी की गई? दोबारा अर्ज करने दें। जी जी, मैं इसमें ये अर्ज कर रहा हूँ, कोई खुफिया हाथ मुलव्विस साहब ये कहना चाह रहे हैं? उनके पास इतना टाइम कहाँ, दे आर बार के मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि ये नोटिफिकेशन इशू करवाया गया है, मैं अर्ज करता हूं, बार के मेंबरों ने करवाया किसी ने? मैं अर्ज करता हूं सर इसमें। ठीक है, ये सबसे पहले तो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तबूतनुमा बनाएंगे, वहां पे वो तो बिल्डिंग है ना, उसको छोड़ दें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नोटिफिकेशन है जी कि वहां पे जो है जजेस को बिठा दिया गया, सिविल जजेस को बाकायदा तौर पे नोटिफाई कर दिया गया, तो बार ने उसके ऊपर हड़ताल की इतनी लंबी। मेरा क्वेश्चन ये कि उस हड़ताल का क्या मकसद था सर? उसमें वकला को कामयाबी भी नहीं मिली सर, मतलब 90 रोज की कॉन्टिन्यूसली हड़ताल, और आज भी जो है वो वहां पे वो कोर्स बन गई हैं। मेरी अर्ज सुन रहे हैं सर, वो जो जिस नोटिफिकेशन के तहत मॉडल टाउन में अदालतें एस्टेब्लिश की सिविल कोर्ट, वो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट साहब का जारी करता, ठीक है, विदाउट मेंशनिंग एनी लॉ, ठीक है, विदाउट मेंशनिंग एनी रूल। दिस नोटिफिकेशन वाज रिजल्ट ऑफ जॉइंट वेंचर of the authorities and bar leadership. इसका कोई सबूत है आपके पास? आप अपनी जो बार की सारे उहदेदार हैं उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, मगर बार जो है उसके साथ हड़ताल भी अनाउंस कर रही है, और तारीख में इतनी लंबी हड़ताल मेरा नहीं ख्याल कि वकला तहरीक इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में इतनी लंबी हड़ताल नहीं हुई थी, मसला हल हो गया था। देख लें, ये ना सुबह आपको पंजाब बार से नोटिस आ जाए, आपने ये सोच लें जरा। मैं तो ये चाहता हूं वो करें, उधर ऑलरेडी पिटीशन भी इस मैटर पे पेंडिंग है, उधर ऑलरेडी आपका लाइसेंस ना कैंसिल हो जाए। आप बार के उहदेदारों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मॉडल टाउन कोर्स की जो तकसीम है वो बार के उहदेदारान ने मिलके ये हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से नोटिफिकेशन करवाया। नहीं, ये कह रहे हैं, सुन लें, आपने यही कहा, सुन तो लें। हमारे बार लीडरशिप के जो ऑफिशियल कंसर्न थे उनकी अंडरस्टैंडिंग इसमें शामिल है। तो अंडरस्टैंडिंग शामिल होगी, बात तो वही आ गई ना सर। हौसले से सामने आए या ना आए? सर क्यों ना आए, सामने आएंगे, सामने बैठेंगे, सीधे मुंह पे बात करेंगे। जहां तक लाहौर हाई कोर्ट के जो नोटिफिकेशन की बात है, जो उन्होंने जारी किया रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने, वो बगैर किसी लॉ के, बगैर किसी रूल के, और वो इनफील्ड हुआ, वो असेल हुआ पंजाब बार काउंसिल के पास, अनस इलियास भट्ट वर्सेस लाहौर बार एसोसिएशन एक्सेट्रा। ठीक होगी बात, 4 माह उस पर नोटिस तक जारी नहीं किया। हमने कहा कि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को आप इस पर क्वेश्चनियर प्लेस कर लें कि ये जो आपने नोटिफिकेशन जारी किया है कौन से लॉ, कौन सी प्रोविजन के तहत किया, वो तक पंजाब बार काउंसिल ने जारी नहीं किया। मगर यहाँ पे मैं आपको ऐड करता चलूँ, सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 खामोश है, विदाउट परमिशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐसा नोटिफिकेशन नहीं जारी हो सकता। पहली बात, आगे सुन लें, एक इलीगल एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरम सेटअप के दौरान गवर्नर पंजाब की तरफ से मॉडल टाउन की तहसील का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया। वो नोटिस लीगल था, वो नोटिफिकेशन लीगल था। एक इलीगल एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। जब बैड इंटेंशंस या इल मोटिव्स किसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनते हैं तो फिर बाकी होने वाली ट्रांजैक्शन भी वॉइड ही होती है। दूसरी इसमें मैं आपको बात अर्ज कर दूं, इसी सेशन कोर्ट और इसी सिविल कोर्ट में रात गए फाइलें ट्रांसफर हुई हैं मॉडल टाउन कोर्ट्स में। फाइलें ट्रांसफर होंगी तो केस लगेंगे ना सर।
एक चीज होती आप कह रहे हैं कि वो इंतजामिया जो थी वो जानती होगी बार एसोसिएशन की कि ये फाइलें जा रही, उनकी रजामंदी से हुई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, उन्होंने इस मामले पे दोनों तरफ खेले। ठीक है, यानी उनके नॉलेज में था कि ये फाइलें उधर जा रही हैं मॉडल टाउन कोर्ट्स में, और उन्होंने एक्शन नहीं लिया बार के उहदे दौरान। ये कह रहे हैं आप? रजिस्ट किया। आपको सुबह नोटिस मिलेगा पंजाब बार काउंसिल से, आपका लाइसेंस कैंसिल है, उनको ये लिखवा ले मेरे से। और पहले मेरी सुन तो लें वो साहब, उन्होंने दोनों साइडें। भाई साहब वक्त की किल्लत है और अभी सवालात काफी हैं, आप मुख्तसर करें ताकि मैं आपसे नेक्स्ट सवाल कर सकूं। मैं मुख्तसर ही कर रहा हूं। ये नोटिफिकेशन जो लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया था, ये सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 की निगेशन में था, उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नर पंजाब साहब ने नोटिफिकेशन किया। मगर मैं यहाँ पे ये बात ऐड करता चलूं, लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिस तरह कराची है, सेंट्रल वर्किंग पॉइंट है। मैं इसके साथ ही आपको एक बात पूछ लेता हूँ, ऐड ऑन कर लेता हूँ अपना क्वेश्चन। आप कह रहे हैं कि लाहौर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ख्वाजा साहब वहाँ पे मछली मंडी बनी हुई है सिविल कोर्ट के अंदर, मोटरसाइकिल जो है सिविल सेक्रेटेरिएट के साथ जो सड़क है उसके ऊपर 4 रों पे मोटरसाइकिल खड़ी हैं, वहाँ से एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती, किसी ने एमरजेंसी गुजरना हो वो नहीं गुजर सकता, कोई वीआईपी मूवमेंट होनी हो तो उस वक्त थोड़ा डंडा डूंडा चल जाता है और वो रास्ता बन जाता है। आज तक हमने 90 रोज की हड़ताल की है, हमारी बार कौंसल्स ने, पंजाब बार ने, हाई कोर्ट बार ने, सुप्रीम कोर्ट बार ने हड़तालें की हैं इसके ऊपर कि ये जो आप अदालतें बना रहे हैं जिससे वर्कलोड कम होगा, उसको भी हमने ये कह के जो है हड़ताल शुरू कर दी कि ये जी बार को तकसीम करने की साजिश है। ठीक है, आज तक मुझे आप ये बता दें, आपको 20 साल आपने बताया अरसा वकालत से आप मुंसलिक हैं, क्या कभी बार ने कोई एक नोटिफिकेशन मुझे दिखा दें कि वकला की वेलफेयर के लिए उन्होंने कहीं धरना दिया हो, उन्होंने हड़ताल की हो? कोई एक मुझे हड़ताल पंजाब बार कौंसिल से ला के दिखा दें। हमारा हॉस्पिटल, वकला का हॉस्पिटल जो है वो अरसा दराज से सिर्फ एक डिस्पेंसरी का रोल अदा कर रहा है। उधर जाओ, शुगर चेक करा लो, ब्लड प्रेशर चेक करा लो, 4 बिस्तरे लगे हुए हैं बस, पूरे पीछे सारी बिल्डिंग के सरिये खड़े हैं। आज तक हमारे सदूर जितने भी हैं, मैं अपने चैनल की वसातत से उनको कह रहा हूँ कि क्या वजह है। लाहौर बार के प्रेसिडेंट साहब से मैं मुखातिब हूँ, मैं हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट साहब से मुखातिब हूँ, मैं पंजाब बार के वाइस चेयरमैन उनके जो 75 मेंबर्स हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप सुबह हड़ताल करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। किस लिए हड़ताल करें कि हमारा हॉस्पिटल गुज़िश्ता 20 सालों से वो एक डिस्पेंसरी बना हुआ है, सिविल कोर्ट के अंदर गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं एक्वायर नहीं की जा रही, आप उस पर हड़ताल करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ये स्पेशल टीवी का ये प्रोग्राम दस्तक उधर आ जाएगा, प्रोग्राम हम अपने बार के उहदेदारों से करेंगे, हम चौक में जाके खड़े होंगे। हॉस्पिटल नहीं बन सका, पार्किंग प्लाजा नहीं हमारा बन सका, हमारा जो वकला प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2000 उसके वो अभी तक पेंडिंग में पड़ा है, वो पास नहीं हो सका। तो बात यह है कि हड़ताल किसी कॉज पे होनी चाहिए, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। उसके बाद मैं आखिरी आपसे पूछूंगा, फिर आपका जवाब लूंगा। अदालतों के अंदर स्टैंप है, आज बवजह हड़ताल केस मुलतवी होकर मिसल बतकर्रर 5/9/2023 को पेश होवे। 15 लाख केसों की जहां पे पेंडेंसी हो, जज फारिग, स्टाफ फारिग, वकला वेट कर रहे हैं कि अगर जज ने कोई फैसला दिया हड़ताल वाले दिन तो हम जो है उस फैसले को नहीं मानेंगे जो है। और जो साइल है खराब कौन हो रहा है? साइल खराब हो रहा है जिसका वहां पे मुकदमा है, जिसने भारी फीसें वकला को दी हुई हैं, वो खराब हो रहा है। तो खासा मुझे आप मेरी ये जो सवाल, सॉरी मैंने लंबा किया एज अ होस्ट, मैं आपका जवाब चाहूँगा कि मुझे बताएं कि हड़ताल पे आपका क्या मौक़िफ़ है और जो हमारे बार के वकला के वेलफेयर के जो काम है उन पे आज तक आपने हड़ताल क्यों नहीं की? सबसे पहले मैं हॉस्पिटल की तरफ आऊँगा। जी बिल्कुल। हॉस्पिटल 24 आवर सर्विस है, ठीक है, और ये बार की कैपेसिटी के बियॉन्ड है कि उसको रन कर सके, ये सिर्फ स्टेट कर सकती है, ठीक है। तो स्टेट को लेटर लिखें, उनके हवाले करें। सर मेरे लेटर पे तो उन्होंने कुछ नहीं ना करना, जो जिम्मेदारान है, जो मुंतखब हुए हैं, वो उनको एंगेज करेंगे। जहाँ तक पार्किंग की बात है, पार्किंग पूरे हॉस्पिटल इस वक्त एक डिस्पेंसरी टाइप है ना? जी बिल्कुल, ठीक हो गया। वो यानी कि हॉस्पिटल एक बहुत हैवी फंक्शन होता है बार की कैपेसिटी। हमारे बार के जो सदूर हैं, साहब का मौजूदा या आने वाले जो अपने मैनिफेस्टो लेके आते हैं,
उनके अंदर मतलब मैनिफेस्टो में तो लिखा होता है कि जुडिशल अपना वुकला सोसाइटी बनेगी, हम ये हॉस्पिटल को मुकम्मल करेंगे। मैं आपको ऐड कर दूं, टाइम लेकिन वो होता नहीं है ऐसे। सर मैनिफेस्टो मेरा था 19-20 में, जब मैं सदर का कैंडिडेट। आप इलेक्शन हार गए थे मेरा ख्याल है। तो कोई बात नहीं, सारे कहते थे तू ही जीता। ठीक है, हार के भी आप ही जीते थे। उन्होंने खुद ही कहा कि तू ही जीता, 556 वोट। बस आप इसी बात पे खुश हैं कि आप हार। मैं फिर कॉन्टेस्ट करूंगा, मेरी मंजिल जी करें, बिल्कुल कॉन्टेस्ट करें। जो दोनों ग्रुप हैं, प्रोफेशनल और इंडिपेंडेंट। बस अब टाइम कम है और मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि मुझे ये बताएं कि बार एंड बेंच के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात को किस तरह कायम किया जा सकता है। अगर बार और बेंच के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम होंगे, मेरा ख्याल है कि वुकला की जो कॉज है उसमें भी उनको रिलीफ मिलेगा, साइल को भी रिलीफ मिलेगा, और जो जजेस बैठे हैं या वो नेगेटिविटी उनके माइंड में है कि यार वकील एहो जे ने, वो नेगेटिविटी भी ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो जाएगी। जबकि वकील बुरे नहीं है, वकीलों के बारे में जो बातें की जाती हैं, मैं तो बजाते खुद वकील हूं, मैं बहुत सी बातों के बारे में कहता हूं कि यार ये किस तरह की बातें, ऐसा तो नहीं होता, इसको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा होता है। तो आप ये बताएं बार एंड बेंच के ताल्लुकात को किस तरह कायम किया जा सकता है। लास्ट 2 मिनट्स है आपके पास। सर गुजारिश ये है इसमें कि जो तो है ना रेगुलर प्रैक्टिशनर, ठीक है, यानी कि लॉ ग्रेजुएशन की या फील्ड में आ गया, वो कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट ही नहीं करता कि अदालत का डेकोरम खराब हो। ये बात ज़हन में रखें। ठीक है, यानी कि जो बैरिस्टर हैं फिर आप उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, जो एलएलबी करके आया है किसी कॉलेज से, वो खराब कर रहा है, ये भी आपका एक इल्जाम है। और सर मैं जो कहा वो अब दोबारा मैं अर्ज कर ठीक है कि जो लॉ ग्रेजुएट एजुकेशन कंप्लीट करके स्ट्रेट अवे प्रोफेशन ज्वाइन करता है, वो कभी भी अदालत का डेकोरम खराब नहीं करता। ठीक है, वो कभी भी दूसरे वकील से उलझता नहीं है। पहली बात। आखिरी मिनट है जी। दूसरी बात इसमें यह, जो सरकारी महकमों से रिटायर होके आ जाते हैं वो हमारे प्रोफेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है। तीसरी बात यह है कि बार और बेंच, इनका आपस में किसी भी किस्म का तल्लक नाजायज है। ठीक है, ये जितने एक दूसरे से अनजान रहें, उसी में फायदा है, उसी में सहूलत है, उसी में अमन है। यानी कि जो है वो जजेस और वुकला के दरमियान एक गैप होना चाहिए, मुलाकात नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई इनका कोई यानी कि फेयरवेल या ये कुछ भी, यही सिर्फ कम हो जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं। ये भी खत्म होना चाहिए और आला दलिया या किसी भी यानी कि जस्टिस साहब की किसी भी किस्म की कोई स्टेटमेंट अखबार में नहीं छपनी। जी ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। हमने अपने आज के मेहमान ख्वाजा नैयर साहब से गुफ्तगू की, और गुफ्तगू हमने वुकला की कॉज के लिए भी की, और उनसे उनकी इस जिंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश की कि एक वकील की जिंदगी क्या होती है, बार और बेंच के ताल्लुकात को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, वुकला अपनी काज को किस तरह पॉजिटिवली लेकर चल सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। नाज़रीन, आज के मेहमान ख्वाजा नैयर एडवोकेट और अपने मेज़बान फवाद मुनीर मुगल एडवोकेट को इजाज़त दें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।